डायमंड ग्रेफाइट तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ऑर्गेनिक बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, अब देखो इसको नॉर्मली ओबी और इसको आईबी ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्गेनिक बेंजीन हमको पता है क्या होता है, C6H6, राइट है। और ये दोनों क्या है मालूम है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब किसको किसको पता है? आइसो इलेक्ट्रिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉन। तो जैसे 6 कार्बन है, 6 कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 36। और 6 ये इसके हाइड्रोजन के 42 इलेक्ट्रॉन है टोटल ऑर्गेनिक बेंजीन के पास। इनऑर्गेनिक बेंजीन को देखो हम लोग बोराजिन या बोराजॉल भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है B3N3H6। इसमें भी तुम कैलकुलेट करोगे, बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 7 और हाइड्रोजन के 6। इनको तुम कैलकुलेट करोगे तो टोटल 42 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी वजह से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक दूसरे का आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसमें जो बॉन्ड है देखो सिंपल से कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है, राइट है। सारे कार्बन है, कहीं पे सिंगल बॉन्ड कहीं पे डबल बॉन्ड। बट रेजोनेंस होता है तो हम लोग सिंगल टाइप के सीसी बॉन्ड काउंट करते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड कुछ टाइम के बाद आगे दिखेगा, फिर ये आगे दिखेगा। और इसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 1.39 एंगस्ट्रॉम। ऑल बॉन्ड्स आर पार्शियली डबल बॉन्ड। पार्शियली का मतलब समझ रहे हो ना, कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए हर एक इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। बट इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर देखो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन हो गए, और उसी के 3 अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होंगे, बोरॉन। और सब पे क्या है, एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन देखो मैंने तुमको पहले भी बोला था, नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो जितने भी नाइट्रोजन है पॉजिटिवली चार्ज है, बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि एक्स्ट्रा इसकी एबिलिटी कितने बॉन्ड बनाने की, 3 की। बट यहाँ पे 4 बना रहा है, मतलब किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया है इसने। तो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल क्या होगा, न्यूट्रल होगा, क्योंकि 3 पॉजिटिव है और 3 क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये ओवरऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो ध्यान में रखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स भी लिखे हैं देखो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बेंजीन जो ऊपर बताया मैंने वही चीजें। पहले ऊपर वाला लिख लो फिर देखते हैं। इसके ऊपर हेडिंग कुछ मत डालो, खाली ऐसे छोटा सा टॉपिक करके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बेंजीन लिख लो। जैसे अभी इसके पहले जो डायमंड ग्रेफाइट वगैरह थे क्या थे, ये क्या थे, आइसो एलोट्रॉप्स थे ना एक दूसरे के। वैसे ही बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो ऐसे तुम लोग लिख सकते हो, आइसो इलेक्ट्रिक स्पीशीज ऑफ कार्बन। ऐसे छोटा सा टॉपिक डाल लो, बट वैसे भी नहीं डालोगे चलेगा, ये खाली तुमको ध्यान में रहना चाहिए दोनों स्ट्रक्चर बस। चाहिए तो लिख लो आइसो इलेक्ट्रिक स्पीशीज ऑफ कार्बन। लोग ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन में थे, मैंने तुमको बेंजीन के नॉमेनक्लेचर में बताया था कि मान लो अगर ये बेंजीन है, अगर इसकी इस पोजीशन पे कोई ग्रुप आ जाता है, ठीक है, तो इसकी बाजू वाली पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो। इसके बाजू वाली को मेटा, और इसको क्या बोलेंगे, पैरा। तो जस्ट इसके बाजू वाली भी क्या हो जाएगी, ऑर्थो, और ये वाली क्या हो जाएगी, मेटा। ठीक है, पता ही है सबको, ये फिक्स होता है। मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप तुमने बेंजीन पे यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो ये दोनों पोजीशन क्या हो जाएंगी, ऑर्थो। उसके बाजू वाली दोनों क्या हो जाएंगी, मेटा, और इसके जस्ट सामने वाली क्या हो जाएगी, पैरा। ठीक है, तो वैसे ही देखो इनऑर्गेनिक बेंजीन में भी होता है, ये दिख रहा है। फॉर बेंजीन डाई सब्सटीट्यूशन गिव, अगर 2 प्रोडक्ट आ जाते हैं, ठीक है,
मान लो 2 प्रोडक्ट का तुम एडिशन कर देते हो इस पे, तो 1 2 पे मैं लगा सकता हूँ, या 1 3 पे लगा सकता हूँ, या 1 4 पे। मेरे को 2 चीजें ऐड करनी है, ठीक है। तो 1 2 1 3 और 1 4, मेरे पास इतने ही ऑप्शन है। तुम अगर इस वाले क्लोरीन को यहाँ पे लगा दोगे तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली मैच करेगा। तो तुम्हारे पास 3 ही ऑप्शन है। बट तुम्हारे पास इनऑर्गेनिक बेंजीन में 4 ऑप्शन रहते हैं डाई सब्स्टिट्यूशन के। देखो, बोरॉन नाइट्रोजन पे, इसको ऑर्थो पोजीशन, दोनों नाइट्रोजन पे हो जाएं या दोनों बोरॉन पे हो जाएं तो इन दोनों को हम लोग मेटा पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। और एक बोरॉन पे और एक नाइट्रोजन पे अपोजिट डायरेक्शन में आया तो उसको क्या बोलोगे, पैरा। तो पैरा वाला कॉन्सेप्ट तो सेम है, खाली इसमें मेटा एक बनता है जबकि इसमें 2 टाइप के मेटा बन सकते हैं। इसीलिए तुम लोग ने डिफरेंस वाले में देखो जो सेकंड पॉइंट लिखा है कि ये खाली 3 ही टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हैं, जबकि ये 4 टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हैं। समझा वाला पॉइंट। इनऑर्गेनिक में देखना, यहाँ पे बोरॉन है, 2 नाइट्रोजन, 2 बोरॉन और फिर नाइट्रोजन, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है कि एक बोरॉन पे एडिशन हो जाए, एक नाइट्रोजन पे, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ऑर्थो। बाजू बाजू वाले पे अगर आया बोरॉन और नाइट्रोजन पे तो क्या होगा, ऑर्थो। मेटा के लिए मेरे पास 2 केस हैं, दोनों नाइट्रोजन पे आ जाए या दोनों बोरॉन पे आ जाए, तो दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटा बोलेंगे। और एकदम अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक बोरॉन पे दूसरा नाइट्रोजन पे, तो इसको हम लोग पैरा बोलेंगे। मान ले इस नाइट्रोजन पे होता और इस बोरॉन पे होता तो मैं क्या बोलता है, इसको ऑर्थो बोल देते थे, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन में एक ऑर्थो और 2 मेटा पॉसिबल है, जबकि इसमें एक ही ऑर्थो, एक ही मेटा और एक ही पैरा पॉसिबल है। तो इस वजह से ये 3 प्रोडक्ट देता है और ये 4 देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो अपने पास ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कितना बाकी है देख के लिखते रहे तब तक। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ठीक है। पहला क्या आता है, कार्बन के ऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब देखो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो, हाँ, ये नॉर्मली न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड है कार्बन का, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। तो देखो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, ठीक है। और इस ऑक्सीजन के भी 2 यूज हो चुके हैं। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है बट कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कितने हो रहे हैं, 6 ही हो रहे हैं। तो कार्बन क्या करता है मालूम है, ऑक्सीजन के 2 ये जो लोन पेयर है उनको खींचता है, जिसकी वजह से ये जो थर्ड वाला बॉन्ड बनता है ना, ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट नेचर का होता है, ठीक है। बट जब तुम अब इसके वजह से होगा क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दे रहा है तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। अब कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और ऑक्सीजन का भी, बट ऑक्सीजन पे पार्शियली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो तुमको sp3 मिलेगा इसका, ठीक है। देख लो, एक सिग्मा और यहाँ पे एक लोन पेयर, sp3 होगा इसका, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा ना, sp होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड, ठीक है। ये एसिडिक नेचर का होता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तुम लोग को। कार्बन है, कार्बन के यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, सिंपल सा, सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो तुमको sp हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। बट कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ही तुम वाटर में डिजोल्व करते हो तो ये एक नई चीज बनाता है, H2CO3। मैंने तुमको पहले भी बोला था, नॉन मेटल के ऑक्साइड को जब पानी में हम लोग डालते हैं तो क्या बनता है, वो एसिड बनाता है। और इससे जो एसिड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। यहाँ पे देखो ये वही चीज लिखी जो मैंने तुमको 2-3 बार शायद बता चुका है मैंने तुमको। बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है उनका हाइब्रिडाइजेशन sp2। थर्ड वाली जो पीरियड होगी उसके जो एलिमेंट है उनका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगा, sp3। ये देखा है हम लोग ने बहुत बार। कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो, C डबल बॉन्ड हो, OH कौन सा टाइप का एसिड है, कौन सा बेसिक एसिड मैं बोल सकता हूँ इसको, मोनो, डाई, ट्राई, क्या बोलोगे, डाई बेसिक एसिड है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, इसका क्या आएगा,
sp2। क्लियर है? ठीक है, ये देखो H2CO3 क्या है अपने पास, कार्बोनिक एसिड है। अगर इसमें से मैं एक H+ निकाल दूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या, अगर एक H+ निकलेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, एक माइनस आयन आएगा। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, HCO3 को तुमने ध्यान दिया होगा बाइकार्बोनेट लिखते हैं अपन। और इसमें से अगर मैं दोनों हाइड्रोजन निकाल दूं तो इस पे कितना चार्ज आएगा, -2 का। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनेट आयन। ठीक है, एक एसिड में से अगर मैं H+ निकालूं तो 8 बनता है, अस एसिड में से अगर मैं H+ निकालूं तो 8 बनता है। ये भी तुमको मैंने बताया हुआ है पहले। ठीक है, तो अब देखो ये क्या था, कार्बोनिक एसिड था। एक एसिड में से जब मैं H+ निकालूंगा तो क्या बनेगा, 8। इसी वजह से यहाँ पे क्या बन रहा है, बाई कार्बोनेट आयन। ठीक है, अब देखो सोडियम कार्बोनेट मेरे को बनाना है तो मैं क्या करूंगा, कार्बोनेट आयन है क्या, CO3। इस अभी Na कितना करता है, एक बॉन्ड बनाता है, एक प्लस चार्ज होता है। तो मेरे को कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो 2 जब सोडियम ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम ऑलरेडी +2 के चार्ज पे होता है, तो यहाँ पे एक ही मैग्नीशियम से तुम मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट अपने पास सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है तो एक ही माइनस चार्ज चाहिए। तो क्या कर सकते हो, एक सोडियम ऐड करो और सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। समझाइए क्या लिखा हुआ है, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। तुम लोग ने शायद नाम सुना होगा इसका। जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में कंबाइन होते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड उस दिन देखो एकेडमिक के नॉमेनक्लेचर में मैं तुमको बता रहा था, C+OH। दो कार्बोक्सिलिक जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, ऑक्सैलिक एसिड। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी। ठीक है, इसका अगर मान लो मैं ये दोनों हाइड्रोजन निकाल दूं तो कौन से टाइप का एसिड है ये, डाइबेसिक एसिड बोल सकता हूँ इसको, बोल सकते हैं ना। तो देखो अगर इसके दोनों हाइड्रोजन निकल गए तो इस पे क्या आ जाएगा, -2 का चार्ज आ जाएगा। और इसको मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सलेट आयन। अब अगर मान लो मेरे को सोडियम ऑक्सलेट बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, कितना सोडियम ऐड करूंगा इसमें, 2 सोडियम ऐड होंगे। मैग्नीशियम ऑक्सलेट बनाना है तो 1, लिथियम ऑक्सलेट बनाना है तो 2 लिथियम ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल तुम डिसाइड कर सकते हो कि मैं कोई भी ऑक्सलेट या कोई भी कार्बोनेट कैसे बना सकते हो। ऐसा नहीं कि ये खाली कार्बोनेट और ऑक्सलेट के साथ है, जितने भी मॉलिक्यूल हैं यही चीज को फॉलो करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर देखो, उतना मेटल ऐड कर दो वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरे को देखना है कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, अगेन देखो नॉर्मली जो कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये रीजन मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ नाइट्रोजन और फास्फोरस के केस में, कि सेकेंड ग्रुप वाले जो एलिमेंट हैं वो नॉर्मली गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि उसके नीचे वाले सब किस में होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड या फिर स्ट्रॉन्ग सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस वाइल सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज अ सॉलिड। ठीक है, क्यों होता है, मैंने तुमको बताया था, इनकी ओवरलैपिंग काफी स्ट्रांग होती है, तो इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, जिसकी वजह से ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पे ओवरलैपिंग देखो, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का और ये थर्ड पीरियड का, तो ओवरलैपिंग स्ट्रांग नहीं होती, जिसकी वजह से ये एज अ सॉफ्ट सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं। 2p पाई 2p पाई बॉन्डिंग है इनके बीच में, 3p पाई और 2p पाई। साइज आर डिफरेंट, hence less stable or non-effective overlapping, hence these bonds do not exist as silicon, also exist in network structure। तो ये काफी लंबा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनके बॉन्डिंग वीक हो जाती है तो इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये चेन के फॉर्म में इंटरमोलिकुलर फोर्स एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं। जैसे ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है तो अब ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बीच की क्या है, बॉन्डिंग वीक है, तो ये ऑक्सीजन बाजू वाले सिलिकॉन से क्या कर लेता है, दूसरा बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, ताकि स्टेबल हो सके। तो ऐसे ये चेन के फॉर्म में बनते जाते हैं, इसी वजह से ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि कार्बन के जो अगर सेकंड पीरियड का रहेगा तो वो हमेशा गैसियस नेचर का ही होगा मैक्सिमम केसेस में। हाँ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसका शेप हम लोग नॉर्मली लिखते हैं, कब टेट्राहेड्रल लिखते हैं मालूम है, जब उसमें क्या हो,
चारों बॉन्ड पेयर होते हैं, ठीक है। अगर 3-1 का केस हुआ तो फिर ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाता है, ऐसा चेंज हो जाता है। जब चारों बॉन्ड पेयर होते हैं तो इस शेप को हम लोग लिखते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल एक्चुअली में तुमको कैसा दिखता है मालूम है? जैसे मान लो ये सेंट्रल एटम है, ठीक है। 3D व्यू इसका कैसे दिखता है? ये सेंट्रल एटम है, ठीक है। एक इस साइड पे एटम जुड़ा होगा, एक इस साइड पे जुड़ा होगा, एक नीचे होगा, और एक इसी के जस्ट ऊपर होगा ऐसे। इसको बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल शेप। मतलब अगर तुम लोग इसको ऊपर से देखोगे ना, ऊपर की तरफ से, तो पहले तुमको ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा, और इससे 3 चीजें जुड़ी हुई दिखेंगी, समझा? ऐसा ट्राइपॉड वगैरह बनाते कैसे दिखता है? जो कैमरे का रहता है, देखा है? 3 लेग्स पे खड़ा रहेगा, फिर ऊपर, और यहाँ पे हम लोग ने क्या फोन लगा के जब पढ़ाते थे, तो सेम यही कॉन्सेप्ट है टेट्राहेड्रल का। देखा था ना कैमरा ऑनलाइन लेक्चर में जब भी लेते थे एक तो ये पहला वाला एटम, ये दूसरा, और ये बीच में सेंट्रल एटम, फिर यहाँ पे, और फिर ये चौथा वाला जहाँ पे सपोज करो हम लोग फोन लगाते थे ना, वो 4th एटम होता है इसका। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल शेप बोलते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सिलिकॉन का वो है सिलिकेट, ठीक है। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन इज सिलिकेट विच फॉर्म्स 3D नेटवर्क एंड हैव जनरल फॉर्मूला SiO4। मतलब इसमें सेंट्रल एटम कौन है, समझ रहे हो? सिलिकॉन है, और उससे कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं? 4, और चारों पे क्या है? एक एक माइनस का चार्ज है। जैसे देखो ये सिलिकॉन है, 1 2 3, तीनों ऑक्सीजन पे एक एक माइनस चार्ज है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है ना। और ये जो चौथा ऑक्सीजन है ना, ये सिलिकॉन के ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट है। नीचे 3 ऑक्सीजन, फिर बीच में सिलिकॉन और ऊपर ऑक्सीजन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? टेट्राहेड्रल। अब अगर इस फॉर्मूले से मैं तुमको बोलूं कि मेरे को सोडियम सिलिकेट बनाना है, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम लोग क्या लिखोगे? कितने सोडियम लगेंगे सोडियम सिलिकेट बनाने के लिए? Na4SiO4, ठीक है। इसका चारों माइनस चार्ज हटाने के लिए मेरे को 4 सोडियम ऐड करने पड़ेंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Na4SiO4। और मैं बोलूं मैग्नीशियम बनाना है तो क्या करोगे? Mg2O4, Mg2SiO4, ठीक है। तो ये सिलिकेट के ना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये जो डॉटेड है ना, ये इनके बीच में कुछ बॉन्ड नहीं है, ये खाली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये प्लेन पे है और ये प्लेन के ऊपर है। अगर इसका 3 डायमेंशनल व्यू देखोगे तो तुमको ऐसे दिखेगा। देखो ये ऑक्सीजन हो गए 3, बीच में हो गया तुम्हारा सिलिकॉन जो मैंने ब्लैक से बनाया, और ऊपर वाले ऑक्सीजन को थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है। ये तुमको ऐसे दिखता है सिलिकेट का स्ट्रक्चर। अब जब तुम सोडियम ऐड करोगे ना, तो एक सोडियम इस माइनस पे ऐड होगा, दूसरा इस पे, तीसरा इस पे, चौथा इस पे। और अगर मैंने मैग्नीशियम ऐड कर दिया तो मैग्नीशियम एक बॉन्ड यहाँ से बना लेगा, दूसरा यहाँ से, दूसरा वाला मैग्नीशियम एक यहाँ से, एक यहाँ से। समझा क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे देखो इसमें लिखा है, इसमें कोई ओ बॉन्ड ओ है क्या? स्ट्रक्चर ओ से ओ जुड़ा हुआ कोई है क्या? इस स्ट्रक्चर में कोई O से O जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है, सारे ऑक्सीजन क्या है? सेपरेट है, ठीक है। तो नो OO बॉन्ड, ऑल आर SiO बॉन्ड। सब ऑक्सीजन सिर्फ किससे जुड़े हुए हैं? सिलिकॉन से जुड़े हुए हैं। समझा? टाइप्स ऑफ सिलिकेट में क्या बोल रहा है? सबसे पहले ऑर्थो सिलिकेट। इन दिस सिलिकेट नो ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड एंड देयर जनरल फॉर्मूला इज SiO4 माइनस। मतलब जो स्टार्टिंग में मैंने तुमको सिलिकेट बताया, उसको हम लोग एक्चुअल में क्या बोलते हैं? ऑर्थो सिलिकेट। पायरोसिलिकेट में देखो क्या हो रहा है, इनका एक ऑक्सीजन ज्वाइन हो जाएगा 2 अलग अलग स्ट्रक्चर में। इन दिस सिलिकेट 2 टेट्राहेड्रल यूनिट आर ज्वाइंड बाय 1 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन जब शेयर हो जाएगा तो देखो कितने सिलिकॉन है? एक सिलिकॉन ये, दूसरा ये, फिर 1 2 3 ऑक्सीजन इसके पास, 1 2 3 ऑक्सीजन, चौथा ये, ठीक है। आगे ये स्ट्रक्चर है, यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा, फिर आगे एक स्ट्रक्चर यहाँ से कंटिन्यू होता जाएगा। तो ऐसे सिलिकेट को हम लोग क्या बोलते हैं? पायरोसिलिकेट्स। ये दोनों लिख लो, फिर साइक्लिक वाला देखते हैं। अपने पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इन दिस सिलिकेट 2 ऑक्सीजन एटम
पर टेट्राहेड्रल यूनिट, मतलब वही ऑर्थो वाला देखो 3 स्ट्रक्चर है, बट इसमें से आर शेयर्ड इन सच ए मैनर दैट दे फॉर्म अ साइकिल। ठीक है, क्या बोल रहा है, SiO3N, और ऊपर इनका जो फॉर्मूला देखो SiO3N और ऊपर -2N। ठीक है, जो N की वैल्यू वो हमेशा क्या होगी, 3 से ज्यादा होगी, मतलब दो अगर आएंगे तो दो ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर कभी भी नहीं बना सकते, वो हमको भी पता है। जब तक 3 नहीं आएंगे इसके, तब तक ऑर्थोसिलिकेट के जब 3 स्ट्रक्चर आपस में आएंगे तो लोग क्या कर सकते हैं, दो ऑक्सीजन को क्या करके शेयर करके अपने क्या कर सकते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब देखो ये वाला भी जो ऑर्थोसिलिकेट है ये भी 2 ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, अगर इसको मैं देखूं तो इसके भी 2 ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं और इसके भी 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो फाइनली ये पहला तुम्हारा साइक्लिक सिलिकेट बनता है। ठीक है, अगर 2 होते तो ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल हम लोग जब लेंगे ऑर्थोसिलिकेट के तो पहले टाइप का साइक्लिक सिलिकेट फॉर्म होता है। क्लियर है सबको? ठीक है, वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट यहाँ पे मैंने कितने ले लिए देखो मॉलिक्यूल, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, Si6 होगा तो O कितना हो जाएगा, 18, और उस पर चार्ज कितना जाएगा, -12 का। तो ये भी कनेक्ट होके ऐसे स्टार के फॉर्म में भी सिलिकेट फॉर्म कर सकते हैं, मतलब उसी का एग्जाम्पल है, कोई नया चीज नहीं है। अगर 3 होते तो वैसा साइकिल बनता, ज्यादा है तो ऐसे बनेंगे, मतलब कुछ भी नंबर हो सकते हैं, 8 10 हो गए तो और बड़ा रिंग बनेगा। और उसके बाद है तुम्हारे पास देखो चेन सिलिकेट। ठीक है, इट इज ऑफ 2 टाइप, सिंपल चेन। ठीक है, तो 2 टाइप में आएगा ये तुमको। पहला सिंपल चेन में देखो क्या है, इन दिस सिलिकेट 2 ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल यूनिट आर शेयर्ड इन अ वे दैट दे आर इनफाइनाइट चेन। ठीक है, एक चेन के फॉर्म में इनका स्ट्रक्चर बनता है। ये स्ट्रक्चर देख रहा है, ये ऊपर वाला मत देखना, पगला जाओगे नहीं तो। ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल, फिर तीसरा, फिर चौथा, एक चेन में ऐसे कंबाइन होते जाएंगे नीचे ऊपर करके। ठीक है, इनको हम लोग चेन बोलते हैं। और दूसरा है तुम्हारा डबल चेन स्ट्रक्चर। डबल चेन का स्ट्रक्चर वही चीजें हैं, मॉलिक्यूल वही है तुम्हारा ऑर्थोसिलिकेट, बट चेन देखो वो सिंगल चेन का स्ट्रक्चर था और ये वाला देखो डबल चेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसे एक ऊपर की तरफ चेन बनते जा रही है, एक नीचे की तरफ। ओवरऑल देखोगे तो ये तुमको साइक्लिक फॉर्म में ऐसे दिखेगा, स्टार के फॉर्म में। ठीक है, तो सर्कल है ही नहीं रे, खाली ये वाला नीचे वाला चेन वाला।
तो ये तुम्हारा देखो नॉर्मली लीनियर, एक चेन ये है नीचे की, एक चेन ऊपर की, बट दोनों चेन को अगर मैं कंबाइन करूं तो अपने को एक ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखेगा। 2D शीट सिलिकेट एंड 3D वाला। एक तुम्हारा ये 2D सिलिकेट है और ये 3D वाला। ये तो स्टार्टिंग में बताया था ना, सिलिकॉन ऐसे कनेक्ट हो जाता है चारों डायरेक्शन में। तो इसको प्लेनर सिलिकेट भी बोलते हैं अपन। सिलिकेट के कंपाउंड यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, नया टॉपिक चालू करते हैं फिर। सब थेरेटिकल चीजें, इनको बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया रखो बस कि सिलिकेट्स वगैरह कैसे दिखते हैं अपने को। बाकी इस पे से उतने क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तुमको कभी भी। अभी तक हम लोग ने केमिकल बॉन्डिंग में 3 इंपॉर्टेंट थियरीज पढ़ ली हैं, ठीक है। पहला था तुम्हारा क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दूसरा मेरे पास क्या था, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। फिर VS-EPR थ्योरी, राइट है। अभी एक और थियरी बच जाती है हमारे पास, और ये चैप्टर की लास्ट थियरी है, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। हमको पता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ मिस्टेक्स थी। क्या मिस्टेक्स हैं वो तुमको भी पता है, ठीक है। क्या मिस्टेक है इसमें, ठीक है। हो गया, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। क्या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या ड्रॉबैक्स हैं या लिमिटेशन क्या है? कि ये चीजों की क्या नहीं एक्सप्लेन करता है, एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या लाया गया, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। आवाज आ रहा है मेरा, नहीं आ रहा है? हाँ, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन बनाया गया क्यों, एनर्जी को समझने के लिए। तो इससे एनर्जी तो समझ में आई, बट ये चीजों के शेप को नहीं एक्सप्लेन कर रहा था। शेप को समझने के लिए मैंने क्या बनाया, VS-EPR थ्योरी। तो इससे मेरे को शेप तो समझ में आया, बट कुछ मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझ में ही नहीं आ रही थी, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर, राइट है। तो इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए बनाई गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो सारी थियरीज गलत नहीं है, ठीक है। लिमिटेशंस इसीलिए वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग कि ये इनकी लिमिटेशन है, ड्रॉबैक्स है, ठीक है। मैं बोलूँ गलत है मतलब फिर अपने को पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लिमिटेशन वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है कि इसकी कुछ ना कुछ चीज़ें अपने काम की हैं, ठीक है। ये ओवरलैपिंग को एक्सप्लेन करता है, ये ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करता है, ये शेप को एक्सप्लेन करता है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तुम्हारे लिए क्या एक्सप्लेन करेगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड ढंग से दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि मेरे को, मैं अभी जो चीजें तुम लोग को बता रहा हूँ ना, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की थ्योरी का सिर्फ, सपोज कर लो तुम लोग कि मैं 50% बता रहा हूँ। तो ये जब मैं बता रहा हूँ तो भी ध्यान दो, और जब अपन लिखेंगे तब ज्यादा फोकस रखना, ठीक है। क्योंकि है इसमें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं तो देखो, जैसे हाइड्रोजन है मेरे पास, ठीक है। तो इसमें 2 हाइड्रोजन का एटम है। अभी तुमको खाली डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में इतना ही अपने पोर्शन में है कि जो भी मॉलिक्यूल है उसके डाई एटॉमिक फॉर्म की बात करेंगे हम लोग। बाकी CH4 KMnO4 इनके भी कॉम्प्लेक्स हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बना सकते हैं, बट वो अपने पोर्शन में नहीं है, और यही तुम्हारा एडवांटेज है। तो दोनों हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास भी क्या होता है, 1s1, ठीक है। ये तो अपने को पता है। अब मॉलिक्यूल बनने का क्या मतलब है, ये दोनों तो एटम है, ये हाइड्रोजन भी एक एटम है, ये हाइड्रोजन भी एक एटम है। जब दोनों मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है, और इस मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, वही हमको ये थ्योरी बताती है। इस थ्योरी का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक, ठीक है। अगर एक या दो अनपेयर्ड हैं,
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, कोई तो मेरे को एक दिन पूछ रहा था कि सर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर दो से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो तीन टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है डिपेंडिंग ऑन देयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यू शुड वेरीफाई वेदर इट इज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब समझते हो, जैसे मेरे पास ऑर्बिटल है, ठीक है, इसमें एक ऐसे इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड हो गया, दो डाल दो तो दो अनपेयर्ड हो गए, तीन लिख दो तो तीन अनपेयर्ड। बट एक और इलेक्ट्रॉन अगर मैंने डाल दिया तो अब अनपेयर्ड कितने बचे इसके पास, दो। ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया तो एक, राइट है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कॉन्सेप्ट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कोई भी ऑर्बिटल में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जैसे अगर मैं कोई ऑर्बिटल ड्रॉ करूं और मैं तुमको बोलूं कि मेरे को इसका मैग्नेटिक नेचर बताओ, तो तुम ये देख के क्या बता सकते हो मेरे को, पैरामैग्नेटिक। इसका क्या होगा नेचर, डायमैग्नेटिक। इसका पैरामैग्नेटिक। इसका फेरम। कोई डी ऑर्बिटल अगर है, सब में अनपेयर डाल दूं तो फेरोमैग्नेटिक। क्लियर है सबको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब है इतनी सी चीज, मैं तुमको ये खाली तीन वर्ड में भी बता सकता हूँ, बट हम लोग देखेंगे इसके पीछे का क्या लॉजिक है पूरा। क्लियर है ये तीन चीजें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, चलो अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या होता है पहले वो देख लो। मैंने क्या बोला कि जैसे हाइड्रोजन है अपने पास, ठीक है, तो हाइड्रोजन में दो एटम्स हैं, दोनों हाइड्रोजन के एटम है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 1s1। अगर डायग्राम में बनाना चाहूँ तो मुझे ये ऐसे दिखेंगे, राइट। पक्का ऐसे दिखेगा कि नहीं, पक्का ना। अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता क्या है, तुम सिंपल सा क्या करोगे मालूम है, एक ऐसे डायग्राम नहीं आता है तुमको एग्जाम में, नीट की बात कर रहा हूँ मैं, नीट जेई में डायग्राम नहीं पूछता है, बट इससे रिलेटेड तुमको क्वेश्चन करेगा वो। ठीक, ये एक एरो मारो, इस पे लिख दो एनर्जी। ये एरो मेरे को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऊपर की तरफ एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तुम्हारे पास दो एटम है, एक ये है दूसरा ये है, बना लो इनको, पहला हाइड्रोजन का एटम, दूसरा हाइड्रोजन का एटम। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक, पहले हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 1s1, इसके पास भी कितना था, 1s1। ठीक है, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन इसमें था और एक इलेक्ट्रॉन इसमें था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्या बोलना होता है मालूम है, कि जब बॉन्ड बनते हैं ना तो दो तरह से बॉन्ड बनता है, एक बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल में और दूसरी होती है एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह पे बॉन्ड बनाते हैं तो दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को तोड़ते भी हैं। ऐसा क्यों होता है बताता हूँ। ठीक है, तो बॉन्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा या एंटी बॉन्डिंग वाला, बॉन्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब उसकी एनर्जी हमेशा क्या होगी, कम होगी, और एंटी बॉन्ड वाले की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, टोटल कितने ऑर्बिटल हैं अपने पास, दो हैं, एक इसका ऑर्बिटल है एक इसका, तो एक आ जाएगा बॉन्डिंग में, एक चला जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, बॉन्डिंग की एनर्जी लो होगी और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर।
ठीक है। तो इसीलिए देखो ये एनर्जी लेवल है ना, मतलब जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल है और ये तुम्हारा बॉन्डिंग का ऑर्बिटल है, राइट। अब देखो, हाँ ज्यादा होगी ना। अगर दो एटम आपस में नजदीक आ रहे हैं और उनके बीच में बॉन्ड नहीं बन रहा है, ठीक है, वो एक दूसरे को अगर रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी ना। और बॉन्ड बन गए तो वो स्टेबल हो जाएगा, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। स्टेबल चीजों की एनर्जी कम होती है ना। ठीक है। तो अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा बॉन्डिंग में और एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा एंटी बॉन्डिंग में। बॉन्ड बन गया इनके बीच में। ऊपर के लिए कोई इलेक्ट्रॉन बचा है क्या? ऊपर के लिए कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, बचा। ठीक है। तो अब ये कौन से टाइप का मॉलिक्यूल है, बता सकते हो तुम लोग? डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है कि कैसा? इसके मॉलिक्यूल में ये देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल था, और ये जो बीच में बना ये क्या बना? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा पाई क्या? सिग्मा बनता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है, जब तुम एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो कैसे लिखते हो? एसपीडीएफ के फॉर्म में। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल हम लोग कैसे लिखते हैं? एसपीडीएफ के फॉर्म में। लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो उसको मैं किस फॉर्म में लिखता हूँ मालूम है तुम लोग को? सिग्मा पाई। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिर्फ दो ही टाइप के हो सकते हैं, सिग्मा या फिर पाई। या फिर तुम लोग को अगर ध्यान में होगा तो मैंने एक ये टाइप का बॉन्ड बनाया था, डेल्टा बॉन्ड, पढ़ा है यही चैप्टर में। जब डी डी की ओवरलैपिंग होती है तो डेल्टा बॉन्ड बनता है, मैंने तुमको बताया था। बट मैंने ये भी बोला था कि अपने पोर्शन में नहीं है, तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो एसपीडीएफ के फॉर्म में लिखोगे। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? सिग्मा पाई और डेल्टा। डेल्टा भी फिर भी नहीं है, खाली तुमको क्या दिखेगा? सिग्मा और पाई। करेक्ट है क्या यहाँ तक? ठीक है। तो अब अगर मैं तुमको बोलूं ये तो अलग हाइड्रोजन था, ये तो अलग हाइड्रोजन है, ठीक है, बीच में क्या बना है? H2 बन गया, राइट। H2 मॉलिक्यूल का, ठीक है, क्या है मैग्नेटिक नेचर? डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? पक्का? क्या हो जाएगा? अनपेयर्ड नहीं है ना इसके पास, दोनों पेयर्ड हैं, तो क्या नेचर होगा इसका? डाया मैग्नेटिक। क्लियर है? नहीं समझा होगा, टेंशन मत लो, धीरे धीरे आएगा। ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बोलना क्या है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो दो नए ऑर्बिटल बनते हैं, एक बॉन्डिंग के लिए और दूसरा एंटी बॉन्डिंग के लिए। मैंने तुमको बीच में बताया था, ध्यान में होगा तो, कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वेव नेचर के होते हैं, राइट है। मान लो ये 1s है और ये भी 1s है, ठीक। पॉजिटिव अगर पॉजिटिव से कंबाइन होगा तो क्या होगा? बॉन्ड बनेगा कि बॉन्ड टूटेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिल गए तो बॉन्ड क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा। इसी को हम लोग एंटी बॉन्डिंग बोल रहे हैं और इसी को हम लोग बॉन्डिंग बोल रहे हैं। कि अगर ये दोनों ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो मेरा क्या बन जाएगा? बॉन्डिंग हो जाएगी। बट अगर इनके अपोजिट लोब्स आपस में कंबाइन हो गए तो ये क्या, किस में पार्टिसिपेट कर लेंगे? एंटी बॉन्डिंग में। और अगर एंटी बॉन्डिंग हो गई तो उनके बीच में बॉन्ड कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि He2, हीलियम के दो मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बना सकते हैं क्या? तो तुम लोग देखो क्या होगा इसका। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? दोनों का 2 है, ठीक है। जैसे हम लोग ने H2 बनाया है, हीलियम में पॉसिबल है क्या? कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या हो जाएगा? 1s2, और इसका भी क्या हो जाएगा? 1s2, राइट है। बनाओ सेम डायग्राम।
मान लो ऐसे मैंने डायग्राम बना लिया, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, बीच में क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे पहला हीलियम, यहाँ पे दूसरा, ठीक है। इसके पास भी क्या है, 1s2 है, इसके पास भी 1s2 है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। टोटल ऑर्बिटल मेरे पास कितने, 2 हैं, तो 2 नए बनेंगे, राइट है। कैसे, एक बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग में बनेगा, दूसरा बॉन्डिंग में बनेगा, ठीक है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 4, ठीक है। तो एक, ठीक है, और इधर कोई नहीं है तो दूसरा भी पेयर्ड हो जाएगा, 2। बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो क्या चले जाएंगे, अब ऊपर चले जाएंगे ऐसे। तो ये तो क्या था, बॉन्डिंग का था, और ये क्या था, एंटी बॉन्डिंग का। तो बॉन्ड तो बना इनके बीच में, बट इसने क्या कर दिया, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। मतलब हीलियम और हीलियम आपस में कभी भी बॉन्ड नहीं बना सकते, इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनकी एंटी बॉन्डिंग इसके बॉन्डिंग को क्या कर देती है, तोड़ देती है। समझा। अभी हाइड्रोजन में क्यों बन गया था, टोटल मेरे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, वो दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो गए, एंटी बॉन्डिंग के लिए बचा ही नहीं कुछ, तो उसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। कौन सा बॉन्ड, अगर मैं तुमको बोलूं यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना होगा, तो तुम लोग क्या बोलोगे, पहला बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा होता है ना, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना होगा। तो जब मैं इसको सिग्मा लिखूंगा ना, तो ऊपर वाले को हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा स्टार। एंटी वाले को कभी भी स्टार से रिप्रेजेंट करोगे, और नॉर्मल वाले को कभी भी ऐसे ही, ठीक है। मैग्नेटिक कैरेक्टर इसका बोलूं तो क्या बोलोगे, दोनों पेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक, ठीक है। अगर मेरे को कोई बोले हीलियम के, हीलियम 2 का बॉन्ड तो पॉसिबल नहीं है, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 2 हीलियम एटम का, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा मालूम है, देखो सिग्मा बना था इसके बीच में, राइट है, और ये सिग्मा किससे बना था, 1s2 से, राइट है। सिग्मा 1s2 बना तो सही, बट फिर क्या बन गया, सिग्मा स्टार बना, और ये सिग्मा स्टार भी किससे बना, 1s2 से। तो हीलियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे तुम्हारे पास, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट 2 मॉलिक्यूल थे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे मेरे पास, 4। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, इसीलिए इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी। अभी तक मैं कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख रहा था, देखो 1s2 करके, ये 1s मैंने किस लिए लिखा, क्योंकि मैं एक हीलियम के एटम का लिख रहा हूँ। जब मेरे को 2 हीलियम के, मतलब हीलियम के मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो देखो मैं सिग्मा पाई भी रिप्रेजेंट करके लिख रहा हूँ। अच्छा मान लो इसके पहले जो हम लोग ने एग्जांपल लिया था, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो अगर तुमको डायग्राम ध्यान में है, कैसे बना था अपना डायग्राम, इधर एनर्जी, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे क्या था 1s1, यहाँ पे 1s1, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, यहाँ पे दोनों आ गए थे, ऊपर के लिए कुछ नहीं बचा था। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बना, सिग्मा स्टार में कुछ नहीं है, ठीक है। सिग्मा बना किससे बना, 1s1 से, ठीक है। लेकिन ये सिग्मा में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 आए, ठीक है। आगे वाला जो सिग्मा स्टार है उसमें भी 1s प्रेजेंट है, बट उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, इसमें ये भी बना तो 1s से ही है, बट इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये क्या हो गया 1s 0। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए होते तो इनके बीच में बॉन्डिंग होती थी क्या, नहीं होती कभी भी, ठीक है। अब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है करके हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड पॉसिबल है, कौन सा बॉन्ड पॉसिबल है, सिग्मा बॉन्ड। समझा। चलो कोई बड़ा मॉलिक्यूल लेते हैं तब और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास अगर मैं बोलूँ ऑक्सीजन है,
O2 मॉलिक्यूल मेरे को ड्रॉ करना है, ध्यान देना थोड़ा सा। दो ऑक्सीजन है, ठीक है, दो ऑक्सीजन है तुम्हारे पास, एक ऑक्सीजन का 8, दूसरे ऑक्सीजन का 8, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, इसका भी क्या होगा 1s2 2s2 2p4। ध्यान देना मेरे को O2 के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल का नहीं। एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्लियर हुआ सबको? जब भी मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलूंगा इसका मतलब अपने को कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा पाई के रिस्पेक्ट में लिखना है, और जब भी एटम के बारे में बात करेंगे तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आएगा। क्लियर? डायग्राम देखो, ये तुम्हारी इंक्रीजिंग एनर्जी। सबसे पहले कौन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में? 1s2 1s2 बना ले इनको पहले। ये ऑक्सीजन का पहला एटम, ये ऑक्सीजन का पहला एटम, ठीक है, इसका भी 1s2 आ रहा है और इसका भी 1s2 आ रहा है। टोटल कितने ऑर्बिटल हैं तुम्हारे पास? दो, राइट है। तो एक इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक आ जाएगा बॉन्डिंग में, एक चला जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। चार इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे बॉन्ड पॉसिबल है क्या? नहीं। अब देखो ये सिग्मा था और ये सिग्मा स्टार। पहला कॉन्फ़िगरेशन बताओ ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल के लिए क्या आ जाएगा? सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार, इसमें भी दो है ना भाई, बॉन्ड नहीं बन रहा है वो, उससे मेरा लेना देना नहीं। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? दो इलेक्ट्रॉन है तो उतने लिखने पड़ेंगे अपने को। हाइड्रोजन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहे थे, इसके लिए मैं 0 लिख रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, ये खत्म हो गया पार्ट। अब कौन आएगा? 2s2 और 2s2, 2s2 2s2 बनाओ। इसके पास भी एक ऑर्बिटल है, इसके पास भी एक ऑर्बिटल है, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन इसमें, दो इलेक्ट्रॉन इसमें। अगेन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग होगी, एक नीचे आएगा एक ऊपर जाएगा, ठीक है। अब देखो चार इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, इसमें भी बॉन्ड पॉसिबल है क्या? नहीं। और S जब ओवरलैप करते हैं तो कौन सी बॉन्डिंग बनती है? सिग्मा या पाई? सिग्मा, ठीक है। SS ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाती है। तो कॉन्फ़िगरेशन आगे कंटिन्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो, इससे भी सिग्मा बनने वाला था और सिग्मा स्टार बन गया। तो क्या लिखोगे? सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, समझा? इसके आगे ही है ये। अब देखो, अब कौन पार्टिसिपेट करेगा? 2p4, 1 2 3 4, px py और pz, ठीक है। हमको पता है कि px py pz तीन ऑर्बिटल होते तो हैं, बट इन तीनों में से एक एक्सिस पे होता है और दो पैरेलल ओवरलैप करते हैं। ये बात सही है क्या? ठीक है, बिल्कुल सही है। तो सीधी सी बात है, एक्सिस वाले की एनर्जी अलग होगी और जो पैरेलल है उनकी एनर्जी अलग होगी। बनाओ 2p4, इसका भी 2p4 आ रहा है और इसका भी 2p4 आ रहा है, ठीक है। कितने ऑर्बिटल हैं? 1 2 3, 1 2 3। स्टार्टिंग में दो इलेक्ट्रॉन 3 4, दो इलेक्ट्रॉन 3 4, ठीक है। अब देखो, किसी एक की अलग कर लो, एनर्जी उसकी सीधी सी बात है अलग होगी, और दो की क्या होगी? सिमिलर होगी। तो दो लोगों को साथ में बनाओगे और एक लोग को अलग बनाओगे। जैसे मान लो ये अलग है और ये दोनों सेम है, फिर अलग वाले का अलग और ये दोनों सेम का सेम। समझा ऐसा क्यों किया मैंने? ये एक्सिस पे होगा, इसके लिए इसकी एनर्जी इन दोनों से अलग है। एक्सियल वाले बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं ना, सिग्मा फॉर्म करते हैं, तो उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, राइट। और ये दोनों की एनर्जी इससे थोड़ी ज्यादा होगी। टोटल तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है?
2 3 4 5 6 7 8। फिल करना चालू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट है, सही फिल हुआ। 1 2 इसमें आ गए, 3 4 5 6 7 8। पहले सिंगल सिंगल फिल होंगे, बच जाएंगे तो डबल होते हैं, मालूम है ना। पहले इनकी एनर्जी कम है तो पहले यहाँ पे फिल होंगे ना, इसकी एनर्जी ज्यादा है तो इसमें लेट फिल होंगे। हायर एनर्जी पे है ना, तो जब तू फिल करेगा तो लोअर एनर्जी से हायर पे जाएंगे ना अपन। तो ये लोअर में था तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया, बट इसके साथ में और कोई नहीं था तो ये पेयर्ड हो गया। फिर ऊपर वाले में 1 2, फिर इनके साथ में कोई नहीं तो ये दोनों भी पेयर्ड हो जाएंगे। फिर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 बचे, 2 ऊपर चले जाएंगे, ये 2। अब देखो, ये जो अकेले है पी में ये तो सिग्मा बनाएगा, बट ये दोनों क्या बनाएंगे, पाई पाई बॉन्ड बनाएंगे। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, पाई स्टार, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार। आगे का कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये दोनों तो मैंने लिख दिया। फिर क्या आ रहा है तुम्हारे पास, सिग्मा। अब ये सिग्मा क्या हो सकता है तुम्हारा, पी एक्स ले ले। सिग्मा पी एक्स, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2। ऊपर वाले में क्या है, सिग्मा पी वाई, 2 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा पी जेड, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर पाई है ना रे ये दोनों, ठीक है। फिर ऊपर क्या है, ये दोनों पाई है। तो पाई में देखो, पाई स्टार पी वाई, पाई स्टार पी जेड, और फिर लास्ट में क्या है, सिग्मा स्टार पी एक्स। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर्ड दिख रहे हैं इस पूरे स्ट्रक्चर में तुमको, 2। तो ऑक्सीजन का नेचर कौन सा, मैग्नेटिक नेचर शो करेगा ये, पैरामैग्नेटिक। समझा सबको, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये समझा मैं कैसे लिख रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन। खाली इसको देख के लिखना है बीच वाले को, हाँ जिस पे नहीं उस पे 0 लिख दो ना, चलेगा, ठीक है। और यही तुमको बॉन्ड ऑर्डर, हाँ इसको लिखो मत रे अभी, खाली समझ लो। यही तुमको बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना सिखाता है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2, ठीक है। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, काउंट करो, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 4 6 8 10, 10 दिख रहे हैं क्या सबको बॉन्डिंग में। ये बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, और ये भी बॉन्डिंग है। ऊपर वाले लोग को मैंने क्या बोला था, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। बॉन्डिंग में 10 इलेक्ट्रॉन दिखे क्या तुम लोग को कि नहीं, बताऊं मैं वापस, 2 4 6 8 10। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो, 10 बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में कितने, 6 पक्का, 2 4 और ये दोनों 6, अपॉन मैंने क्या बोला 2, कितना आ जाएगा 4/2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2, राइट है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, क्या मैंने बताया था, याद है किसी को, नंबर ऑफ बॉन्ड। जब मेरा बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ मालूम है, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 2। हाइड्रोजन के केस में यही तुम निकालते ना तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आता था, कैसे देखो। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग ने क्या लिखा था, चलो डायग्राम में देख लो, ऐसे बनाए थे ना हम लोग ने क्या, मैं ही ड्रॉ कर रहा हूँ कब से भाई, ऐसे ड्रॉ किया था। 1s, एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, 1s1, एक इसमें था, तो एक बॉन्डिंग में था, एक एंटी बॉन्डिंग में था, तो दो दो इलेक्ट्रॉन थे
तो इसमें भर दिया था, हाइड्रोजन का है ना। बॉन्ड ऑर्डर निकालो इसका, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने, 0.2, तो क्या आ जाएगा 10, 2 1 जा 2 और ये 0 ना भाई। अरे 10 आएगा यार, ऐसे कैसे। अरे 2 माइनस 0 को 2 से डिवाइड करेगा, चलिए 2 से 1 आया, और ये 0 का क्या, ये भी तो रहेगा। सही है ना। मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड बन सकता है, पूरे 10। हाँ ये हुई ना बात। एक आएगा रे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बना सकता है बस, नहीं तो आधे बनाते रहेंगे, बाद में मेरे को ब्लेम करेंगे, आप ही बताए थे। ठीक है, समझा। चलो एक और बता देता हूँ फिर। जैसे मान लो अपने पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन N2 का मेरे को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो दो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होगा। राइट है, चलो देखते हैं। और N2 का मेरे को मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो डायग्राम देखो। सबसे पहले कौन आएगा, 1s 1s, क्या बात है, 1s2 1s2, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एक बॉन्डिंग में दूसरा एंटी बॉन्डिंग में, ये सिग्मा और ये सिग्मा स्टार। राइट, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 नीचे और 2 ऊपर। कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो लास्ट में लिखते हैं अपन। दूसरा कौन आएगा पार्टिसिपेट करने, अब यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना तो मॉलिक्यूल ऊपर वाले ऑर्बिटल में ट्राई करता है, किस में ट्राई करेगा, 2s2 में। राइट, 2 2, क्या करना है अब, ये हो गया 2s2 भी हो गया, इसमें भी बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग मेरे को बताना लास्ट में। अब देखो p के 3 ऑर्बिटल, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, px py pz, बट मेरे को पता है कि एक एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा, दूसरा बाकी दोनों पैरेलल। तो सीधी सी बात है, जो px py और pz तुम बना रहे हो, तीनों में से हैं तो 3 3 इलेक्ट्रॉन इनके पास। ठीक है, बट एक की एनर्जी डिफरेंट होगी और बाकी दो की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट, मतलब एक नीचे बनेगा और 2 इसमें बनेंगे, एक यहाँ पे बना है तो एक यहाँ पे बनेगा, 2 यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, इसमें सिग्मा कौन है, कौन बता रहा है, ये सिग्मा है और ये क्या है, सिग्मा स्टार है। ये दोनों क्या है, पाई है, और ये दोनों क्या है, पाई स्टार। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे पास देखो कितने, 6 हैं। तो पहले नीचे वाले ऑर्बिटल में देखो एक और कोई नहीं है, तो ये अपने आप पेयर्ड हो जाएगा, 2 हो गए। ठीक है, फिर ऊपर वाले ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 फिल हो चुके हैं, 1 2, फिर क्या हो जाएंगे, पेयर्ड 3 4, खत्म हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। ऊपर के लिए कुछ बच रहा है क्या, नहीं। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, पहले सिग्मा 1s2 और सिग्मा, फिर सिग्मा 2s2, ऊपर px ले लेते हैं इसको, ये दोनों py pz है। सिग्मा px कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2, ऊपर फिर पाई py 2 और पाई pz 2। सही है क्या ये, और इसके बाद पाई स्टार py 0, पाई स्टार pz 0,
और सिग्मा स्टार px0। किस अभी क्लियर हुआ ये कि नहीं? खाली बोल तो बस। समझा? रुक रहे, सोडियम कहाँ डाई एटॉमिक होता है, वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की अपन बात कर रहे हैं, मतलब गैसेस की। ये क्लियर है? इसका बॉन्ड ऑर्डर मेरे को बताओ, बॉन्ड ऑर्डर बताओ। पहले इस पे खत्म करने देना भाई, ऐसा करेगा। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, कौन कौन बता रहा है? 2 4 6 8 10। बॉन्डिंग में 10 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 2 4, ऊपर 0। तो 2 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 52। 52 आएगा ना भाई। ले, अच्छा चल भाई 13 मान लेते हैं, अंग्रेजी माध्यम का मान लेते हैं। 3 आएगा। मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड पॉसिबल है? 3। ठीक है। मैग्नेटिक नेचर बताइए आप लोग इसका। कहाँ से? डाया मैग्नेटिक है ना भाई, ऐसा करेगा। मतलब नाइट्रोजन का, इसमें देख बीच में कहीं पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या? बीच में इस वाले लाइन पे नहीं है। तो इसी मॉलिक्यूल का मुझे बताना था। ये तो एटम में, ये भी एटम है। एटम के रिस्पेक्ट में अगर मैं पूछूं नाइट्रोजन का एक एटम कौन सा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, तो 3 अनपेयर्ड है ना, एक नाइट्रोजन में 3 अनपेयर्ड है, तो फेरोमैग्नेटिक। दूसरा वाला भी नाइट्रोजन क्या शो करेगा? फेरोमैग्नेटिक। बट नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो क्या है? इसमें तो अनपेयर्ड आ ही नहीं रहे। डायमैग्नेटिक होगा ना, समझा? F2 मॉलिक्यूल में 2 फ्लोरीन है, दोनों का एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p5। अब ऑल योर्स, मैग्नेटिक कैरेक्टर बताओ, बॉन्ड ऑर्डर बताओ, और इसका कॉन्फ़िगरेशन जो F2 के मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन होगा। सबसे हार्ड वाला मैं लिख दे रहा हूं। आगे का तुम और देखो, सही है ना? ये लिख लो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं है ये, एक्चुअली ड्रॉबैक्स हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, जो भी मैंने तुमको बताया। ड्रॉबैक्स में देखो क्या है, ऑक्सीजन वाला भी मैंने बताया कि उसने डायमैग्नेटिक बोला था, बट ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर निकल के आता था 1 2 3 4 कुछ भी, बट बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली में फ्रैक्शनल भी होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर 0.5 2.5 भी आता है। ये मैंने तुमको बताया है, अगर तुम लोग को याद होगा तो, इसी केमिकल बॉन्डिंग में जब रेजोनेंस बता रहा था, बॉन्ड ऑर्डर देखो 2.5 ऐसा कुछ निकल के आता था। तो वो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की ही देन है। तो ये भी चीज है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, बहुत सारी स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो ये सब लिख लो, 2-4 पॉइंट है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड। जिन इलेक्ट्रॉन के पास, जैसा ठीक लगे। बाकी कल कंटिन्यू करेंगे पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अच्छे से, मतलब समझ में तो आ ही गया तुम लोग को। नोट्स कल देखेंगे, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम कम है ना शायद। 5 नहीं, अभी रहने दो।